Check. How many of you all have joined the class from today? Okay. आवाज सही है क्या? चेक कर. चेक. थोड़ा सा एको हो रहा है. साउंड चेक. ठीक है. हुआ शुरू. ओके. So very good morning to every one of you all. Good morning. Okay, good morning all my virtual students also. थोड़ा सा एक quick introduction for everyone who is new to the class. So I am CA Ankita Patni. Thank you. And I will be teaching you all. So nice. एंड नए बच्चे जो है पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. ठीक है, बट ठीक है. आई विल बी टीचिंग यू ऑल पेपर नंबर 2. आवाज में कुछ तो प्रॉब्लम है ना. विच इज बिजनेस लॉ एंड दिस पेपर इज फॉर 100 मार्क्स. और आपकी पूरी जर्नी जो है, जिन्होंने आज से बैच शुरू की है, आप लोगों की आने वाले 4-4.5 महीनों में आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट होगी. बिकॉज योर अटेम्प्ट is going to be in January. This I'm talking for which kids? Those kids who have joined from today. Okay, because planning for September I don't think so it's going to be possible क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास. तो 1 जून से, मतलब आज से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, आप लोगों का अटेम्प्ट जनवरी में है और उसी के हिसाब से आपकी बैच चलती रहेगी. अब देखो, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले बैच ज्वाइन की थी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा और उनका साथ में कैसे होगा. देखो, आपका और उनका पूरा टॉपिक जो है वो साथ में ऑब्वियसली कवर होने ही नहीं वाला है. बिकॉज दीज किड्स आर प्लानिंग फॉर सितंबर अटेम्प्ट. कुछ टॉपिक्स उन लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो चुका है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो चुका है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन हो चुका है. तो अब आप हमसे पूछोगे, मैम व्हाट अबाउट अस, क्या ये सारे टॉपिक्स आप हमें पढ़ाओगे ही नहीं, या क्या आप हमें रिकॉर्डेड दे दोगे? तो फिर इसका जवाब है नहीं. सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रही हूं मैं, चाहे वो मैथ्स है, अकाउंट्स है या इकोनॉमिक्स है, जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, जिनको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा के हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स आज से जो बच्चों ने ज्वाइन किया है, उन लोगों को ये सारे टॉपिक्स एंड में हो गए. तो उनका चैप्टर 1 इज गोइंग टू बी योर लास्ट चैप्टर फॉर योर बैच. तो अब आप बोलोगे इससे क्या हमको दिक्कत होगी? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. नन ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो आप लोगों को इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है. हर एक चैप्टर की अपनी अलग ब्यूटी है, अपने अलग प्रोविजंस है, उसका दूसरे एक्ट से और दूसरे चैप्टर से कोई भी संबंध नहीं है. तो आपके मन में अगर ये सवाल आ भी रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आपके विचार जो है वो गलत है. आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. इनफैक्ट इवन आफ्टर द बैच, देयर बैच गेट्स ओवर, आप लोगों की बैच जो है आने वाले 2-2.5 महीने कंटिन्यूड रहेगी और बाकी के सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे. सो यू नीड नॉट वरी, बी रेस्ट अश्योर्ड. हम लोग इधर ही है और आप लोगों का भी जनवरी का जो अटेम्प्ट है हम लोग रॉक करेंगे विद गुड रिविजन्स. हर एक अटेम्प्ट के पहले हम लोग रिविजन्स भी लेते हैं और आरटीपी के सेशंस भी लेते हैं. तो सितंबर बैच के जो बच्चे हैं, क्लासेस होने के बाद उनका रिविजन होगा,
उनका आरटीपी होगा. आरटीपी इज रिविजन टेस्ट पेपर्स. हर अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट अपना आरटीपी इशू करता है, तो आप लोगों का तो होगा ही. प्लस जनवरी अटेम्प्ट के लिए वापस से हम लोग नवंबर एंड या दिसंबर के आसपास कुछ रिवीजन लेक्चर्स लेंगे. रिवीजन लेक्चर्स के साथ साथ आपके अटेम्प्ट का आरटीपी का भी डिस्कशन होगा, सॉल्विंग होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगा. तो हर एक चीज जो हम कमिट करने वाले हैं वो रहने वाली है सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी और जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी. ठीक है, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे, बट जो नए बैच के बच्चे हैं आप लोगों को कुछ एक आधे दिन में एक्स्ट्रा बुलाऊंगी और लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, कौन सा वर्ड वाइडर है, लॉ है या एक्ट है, ये सारी चीजों का 1-1.5 घंटे का अलग से सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जाने वाला है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑल्सो टू नो कि आप क्या सब्जेक्ट जीने वाले हो, क्योंकि आने वाले आई थिंक जिंदगी भर, सिर्फ कुछ महीने की बात नहीं है, चाहे फाउंडेशन है, इंटर है, सीए फाइनल में सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल के द्वारा है, सीए बनने के बाद चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जॉब में हो, प्रैक्टिस जॉब नहीं तो अगर आपको अमन गुप्ता या नमिता थापर जैसे बिजनेसमैन भी क्यों ना बनना हो, इंडिया के कानून के बारे में तो जानना जरूरी है. अरे हाँ या ना. तो बेसिकली लॉ को आपको जीना है, पीना है, खाना है, सोना है, सब कुछ है. तब ऐसे केस में इसके बगैर आपकी जिंदगी चलने नहीं वाली है. सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द इंडियन लॉज. तो लॉ क्या है, एक्ट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में एक अलग से बेसिक सेशन होने वाला है जिसको आपको अटेंड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रहकर. सो अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एक्स्ट्रा हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो. अगर कुछ चीज हम पढ़ रहे हैं, कोई एक्ट अगर हम शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एक्ट बनता कैसे है, लॉ का अगर ये हिस्सा है तो कानून क्या है, एक्ट क्या है. तो इसीलिए एक सेपरेट सेशन में भी, आज क्या सैटरडे है, संडे के दिन अगर आप आ सकते हो तो संडे के दिन, और अगर आपको फर्स्ट संडे हॉलीडे लेना है तो मे बी मंडे, वट एवर इट इज, मंडे इवनिंग आपके चारों भी सेशंस होने के बाद मंडे इवनिंग हम लोग 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे. बाकी के बच्चे जिनका बेसिक सेशन हुआ है, यू आर फ्री टू गो रोम, डू वट एवर यू वॉन्ट टू. ठीक है, हम नहीं, संडे आप चाहते हो हम उनको संडे बुलाए. हाँ पता है मुझे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कितनी जेलिसी है हल्दर बेटा. उन लोगों का अटेम्प्ट जनवरी में है, उनको मजे करने दो. आप नहीं कर सकते मजे, मतलब वो लोग भी नहीं करेंगे क्या? हम तो डूबेगे, उनको लेके डूबेगा. हमको भी बुलाओ और उनको एक्स्ट्रा बुलाओ संडे के दिन. कितना दर्द है आपकी आंखों में बेटा, कितना दर्द है. अब इनके साथ संडे ना मैं कॉफी पीने जाऊंगी और फोटो पोस्ट करूंगी, देखो. मजाक कर रही है, आपको भी पता है मैं ऐसा नहीं करूंगी. बट जो भी है, आपका अटेम्प्ट जनवरी में है तो भरोसा रखो समय के अंदर सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छे से. सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रिविजन हो गए क्लास में भी, क्लास के बाद भी, टेस्ट भी हो गए क्लास में भी और क्लास के बाद भी, और आरटीपी होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी. यूजुअली हफ्ते में एक दिन होता है, सैटरडे का दिन जो आज का दिन है, जहां पे हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. राइटिंग प्रैक्टिस होगी आज क्लास में भी. क्या नोटबुक और क्वेश्चन बैंक नहीं लाए आप लोग? हाँ बस ठीक है. तो सैटरडे के दिन तो लानी है, आपको पता है. राइटिंग प्रैक्टिस, व्हाट पिच, नो पिच इन माय क्लास. क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी, तो सारी चीजें, नहीं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं है, वैसा वाला एस्पेक्ट नहीं है. बट यस, ड्यूरिंग द क्लासेस, आफ्टर द क्लासेस, इनफैक्ट एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक, 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन वी ऑल्सो कंडक्ट द रिविजन. तो तब तक आपका साथ रहेगा. और ऐसे तो नहीं होगा कि क्लास खत्म हो गई तो आपको छोड़ दूंगी आपके हाल पे. जो भी है मोटिवेशन, रिविजन सेशंस, टेस्ट, everything will be conducted even after the classes have got over. So you need to be rest assured. आप लोगों से सिर्फ 1-2 चीजें एक्सपेक्टेड है. डोंट बंक द लेक्चर्स, अटेंड द क्लासेस अटेंटिवली. ठीक है, फर्स्ट थिंग. और सेकंड, अगर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, मैं होमवर्क कभी कभार ही देती हूँ, ऐसा नहीं होता है एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क. कभी कभार ही होमवर्क देने वाली हूँ. तो आई एम रियली वेरी कंसर्न एंड स्ट्रिक्ट अबाउट इट. आई नीड यू ऑल टू डू द होमवर्क. और होमवर्क आपको करना है. और तीसरी चीज, अगर मैं टेस्ट ले रही हूं क्लास में, मैं उम्मीद करती हूं कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो और इज्जत से, शिद्दत से आप लोग टेस्ट दो. क्योंकि देखो, अगर आप यहां पे चीटिंग कर रहे हो, आपने मुझे तो चीट कर दिया, बट इवेंचुअली यू आर चीटिंग योरसेल्व्स.
So do you really want to do that is a question that you need to ask yourselves, because we need to prepare for the examination. वहां पे तो कोई नहीं आने वाला और वहां पे तो आप चीटिंग कर नहीं सकते हो, नहीं तो you will be suspended for the coming 5 attempts. तो ऐसे कुछ अनएथिकल मीन्स तो हमें आजमाने नहीं है. हमें शिद्दत से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन देनी है, और टेस्ट कंडक्ट करना, होमवर्क देना आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स which will take you closer to your goals. So I want you all to follow these things, these instructions. सारे instructions मैं क्लास में देती जाती हूँ, बस उनको आप फॉलो कीजिए. उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आप हिंदी मराठी मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो फिर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज लॉ जो सब्जेक्ट है वो आपको एक तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल के साथ साथ इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब क्या, आपका पेपर, अब आप देखने वाले हो आज चारों भी सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन में, आपके पेपर 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव है और 2 पेपर्स सब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव तो एकदम सॉर्टेड है, एक सवाल है, 4 गोला है, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और वापस से 4 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो, ठीक है. बट 2 पेपर्स है, एक तो अकाउंट्स है और दूसरा है लॉ, जो आप लोगों को कैसा है, सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव मतलब सिर्फ क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, उसका आंसर बनाना है, ठीक है. तो अगर एक्चुअली आपको उसका आंसर बनाना है, लिखना है, जैसे स्कूल, अरे अभी तक वही तो करते आए हो आप, 10th स्टैंडर्ड तक, 11th 12th स्टैंडर्ड में आपने वही किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, ये सारे, ज्योग्राफी जो भी है, सारे सब्जेक्ट्स जो आपको थे, आपको लर्न करना है, याद रखना है. लर्न और याद करने के साथ साथ आपको उसको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट भी करना है. एंड ऑल द सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल. तो अगर आप हिंदी, मराठी या कुछ दूसरे वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हो तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्चुअली थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा आप लोगों को. क्योंकि अगर 16 साल बच्चा अगर एक है जिसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और आपने 16 साल आपका अगर हिंदी मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ बिग डिफरेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ. तो आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, फिनिश लाइन तो सबकी सेम है. और याद रखना, आपकी कंपटीशन सिर्फ इन बच्चों से नहीं है, आपकी कंपटीशन वो 1 लाख बच्चों से है जो ऑल ओवर इंडिया सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देने वाले हैं. सो दिस इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर यू नीड टू compete विथ अदर्स. आपकी कंपटीशन भारत भर के बच्चों से है, तो आपको आपका लेवल उस पे रेस करके लेके जाना होगा. इंस्टीट्यूट तो अपना लेवल नहीं गिराने वाली है, इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट कर दिए हैं. अब आपकी जिम्मेदारी है दैट यू कीप अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आईसीआई. और ऑफ कोर्स अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, किसी की भी गलती नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट उसको क्रेव करके, रो के, धोके, ड्रामा करके कोई मतलब नहीं है. जो हो गया सो हो गया, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट. अब आप आगे कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. क्या पॉसिबल है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. मैंने इन बच्चों को भी कहा था, मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूं, सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने, ऐसा भी नहीं मैं अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रही हूं, इज स्वप्निल सर. स्वप्निल सर जिला परिषद मराठी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम, मतलब उनको ABCD पढ़ाया था 5th स्टैंडर्ड में, इंग्लिश शुरू ही हुआ था 5th स्टैंडर्ड से. अगर वो बंदा सीए बन सकता है, सिर्फ सीए नहीं, सीए, CS, LLB, सीसा, हाँ बीकॉम भी कर ही लिया है साथ में, ठीक है, वो अगर कर सकता है, ये सारे पेपर्स उन्होंने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के अगर इंग्लिश में दिए हैं, तो व्हाई नॉट यू. ही वॉज जस्ट अनदर किड लाइक यू फ्यू ईयर्स बैक. तो इस स्टेज से, इस बेंच से इस स्टेज पे आने तक का सफर जो है, इज वॉट स्वप्निल सर हैज डन. इफ ही कैन डू इट, इवन यू कैन डू इट. एवरीबडी हैज द पोटेंशियल, ठीक है. मैं आपको बताती हूं, आपका फोन डेड होने आता है, कितने लोग फोन डेड होने के पहले ही उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं? मतलब वी डोंट इवन वॉन्ट आवर फोन टू डाई. दीज आर योर ड्रीम्स. आप सोचो, डू यू वॉन्ट टू किल योर ड्रीम्स? आप चाहते हैं आपके ड्रीम्स मर जाए? तो अगर आप इतनी छोटी बात हर रोज सोच सकते हो कि मेरा फोन का बैटरी खत्म हो जाएगा, उसके पहले मैं चार्जिंग को लगा दूं, मेरा फोन डेड नहीं होना चाहिए, वाई डू यू वॉन्ट टू किल योर ड्रीम्स? डू यू वॉन्ट टू किल योर ड्रीम्स? You are the ones who are going to make it or kill them.
तो इफ यू डोंट वांट टू किल योर ड्रीम्स, ये छोटे छोटे कदम है, छोटा सा आपको बस चार्जर लेना और फोन को प्लग इन करना है, उतना आप सोचते हो इस डिवाइस के लिए। मेरा फोन टूट गया, सॉरी, नजर लग गया आप लोगों के, इसका मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती यार, छोड़ो, ठीक है। ये भी टूट जाएगा। जिस दिन बच्चों ने बोला ना मैम की क्लास में कभी लाइट नहीं जाती है, बाय गॉड अगले दिन से हर रोज लाइट जाती है। ये फोन का एग्जाम्पल लेती थी 50,000, बेचारा अभी 50,000 भी नहीं मिलेगा मुझे, 30-40,000 तो इसका ही लग जाएगा मुझे। सच में कुछ नहीं, क्या गिर गया, टूट गया। इसका एग्जाम्पल होगी, ये भी टूट जाएगा। कल से काला टीका लगा के आना पड़ेगा। नींबू मिर्च यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सीरियसली, वो लाइट का हुआ, ये फोन का मैं एग्जाम्पल दे रही थी, फोन गया मेरा। अब ये बॉटल का एग्जाम्पल देती हूँ, 150 रुपए की बॉटल, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वही कह रही थी, इफ यू कैनॉट सी योर फोन डाई, हाउ कैन यू सी योर ड्रीम्स डाई? You need to make the constant efforts, and consistency is the keys. You will, and I'm 100% sure you can do it. एक बार मैं चाहती हूँ, चलो अगर आज का दिन की शुरुआत मुझसे हुई है, चलो एक काम करते हैं, एक बार जोरदार तालियां आज के दिन के लिए, and let's start the day with positive thoughts, and एक बार सिर्फ बोलो yes I can do it, बोलो yes I can do it, and yes I will do it, yes I will do it. चलो बेस्ट है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो let's start then. Virtual kids, I hope you all are there. ओके, तो सुनो मेरी बातें मत करो बेटा। हमने कुछ दिन पहले ही एक एक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, आपके पूरे सिलेबस में, दिस इज फॉर द न्यू किड्स, अलग अलग चैप्टर्स है। अब चैप्टर्स ना बोलते हुए हम लोग कहेंगे देयर आर डिफरेंट एक्ट्स, ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, एंड देन यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग एक्ट्स है। अब कुछ दिन पहले ही हमने शुरुआत की थी विद दिस एक्ट विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ बेसिक चीजें हुई है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों का करवाने वाली हूं, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। बट आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या एलिमेंट्स है, और उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसकी आज हम शुरुआत कर लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कल या परसों में, कल अगर आपको फर्स्ट संडे छुट्टी लेना चाहते हो यू कैन टेक योर ब्रेक, बट मंडे के दिन इन द इवनिंग I will be telling you all to please wait after all the 4 classes have got over. जो भी है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स होने के बाद आप लोग 1-1.5 घंटा मेरे साथ अलग से रुकोगे, ओनली द न्यू किड्स। और मैं तब मंडे के दिन आप लोगों को बताने वाली हूं एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है। आज के लिए जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। और आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप लोगों को ध्यान देना है, दिस इज माई गारंटी। और क्लास के बाद आई वेट इन द क्लास, ऐसा नहीं क्लास खत्म होगा तुरंत निकल गई मैं, आई वेट, आई आस्क कुछ डाउट्स है क्या, कोई शक है क्या, कोई सवाल है क्या, तो यू ऑल कैन, इफ यू फील दैट यू हैव सर्टेन डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी द डाउट्स। इफ यू आर कंफर्टेबल क्लास के साथ भी आप डाउट पूछ सकते हो, इफ नॉट तो क्लास के बाद भी आप डाउट पूछ सकते हो, बट सिर्फ क्लासेस के दौरान जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं। और कैसे होता है ना, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो यू आर टू मच इनटू दैट कॉन्सेप्ट, मतलब आप खुद समझ जाओगे। whenever I'm teaching a section, I'm so much into the section that I don't even look at my laptop, my phone or anything else. In fact, I don't look at the live chats also, क्योंकि वो concentration बिगड़ जाता है। कहां पे मैं ध्यान दूंगी? Right now, the focus should be only on the concept. तो वही मेरा 100% attention concept होता है। तब अगर आपको कुछ डाउट आता भी है, बहुत जोर से आता है, बहुत जोर से, तो भी कंट्रोल कर लेना, संभाल लेना अपने आप को। वंस द कॉन्सेप्ट इज ओवर, पहली बात तो 99% डाउट सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज इट्स बीन लाइक
12 years I've been teaching. This is my 13th year. This is my 26th batch. आप लोगों की तो 27th बैच होगी जो आज से आए हैं. तो मुझे पता है कि बच्चे यूजुअली क्या डाउट्स पूछते हैं. तो कॉन्सेप्ट के एंड होते होते आपके 99% तो डाउट सॉल्व हो ही जाते हैं. बट फिर भी कुछ वो अतरंगी बच्चे होते हैं ना, जिनका दिमाग कुछ और ही चलता है. तो अगर आप वो 1% बच्चे में हो और आपको लगता है कि आपको भी कुछ डाउट है, आप वो कॉन्सेप्ट के बाद प्लीज जस्ट रिस्पेक्ट माय टाइम ड्यूरिंग द टाइम आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट के बाद आप डाउट पूछना. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द वर्चुअल किड्स. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द क्लास टाइम, आफ्टर द क्लासेस ऑल्सो यू ऑल कैन आस्क मी योर डाउट्स. ठीक है, लेट्स रॉक गाइस. ठीक है, तो पहली एक्ट जो है, आप नाम बताओगे, इसका क्या नाम है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखो, हाँ ठीक है, 1872 इज द ईयर in which this act came into enforcement. So this is a very old act. I mean 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं ये एक्ट को आके. In fact this act was made when the Britishers were ruling India. ठीक है, and lot of the provisions are such. कुछ words है ऐसे जो Latin words है, जो हिंदी संस्कृत तो है ही नहीं, इंग्लिश भी नहीं है, वो लैटिन है, बिकॉज इट वॉज द ब्रिटिशर्स. देखो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे वाइसरॉय, गवर्नर जनरल पढ़ा था आप लोगों ने. ये पढ़ ले वही बस हो गया मैम. वाइस जैसे अभी के टाइम पे इट्स द प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट है. तब क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऐसा कुछ था, संविधान था? नहीं था. तब तो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. तो तब के टाइम पे लॉ कौन बनाता? तब के टाइम पे जो वाइसरॉय था, गवर्नर जनरल, ओके, वो कानून बनाता था. तो ये वो कानून है जो वाइसरॉय ने बनाया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. कोई पार्लियामेंट मतलब कोई लोकसभा नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं था. तब वाइसरॉय ने सोचा आज रात को नींद नहीं आ रही, चलो बस कानून बना दिया. थप्पा मार के अगले दिन इंडिया में ये कानून एप्लीकेबल. एसच कानून बनते गए, हम लोग फॉलो करते गए. एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, फॉरगेट अबाउट दिस, इवन द कंपनीज एक्ट, ओके, इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश लॉ. क्योंकि कंपनी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ही इंडिया में लेके आए थे. इनफैक्ट दे केम इनटू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में सुना होगा, है ना. तो ये सारा कॉन्सेप्ट वो लोग लाए थे, कानून वो लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे. और ये वन ऑफ द लॉज है, वन ऑफ द एक्ट्स है which was made when the Britishers were ruling India. 150 पे से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और इट्स अ टाइम टेस्टेड एक्ट. आज के जमाने में इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आते हैं. अमेंडमेंट्स आप देख सकते हो LLP एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, क्योंकि ये बहुत नाइव, बहुत इमेच्योर एक्ट्स है, अभी अभी पैदा हुआ है. तो इसमें बदलते वक्त के साथ आप देखते जाओगे आज भी कंपनीज एक्ट में चेंजेस मतलब अमेंडमेंट्स आते ही रहते हैं. बट ये टाइम टेस्टेड एक्ट है. इन एक्ट्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं. 10 साल बाद भी आप देखोगे ये एक्ट वैसा का वैसा ही है. वैसा ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो भी बहुत पुराना एक्ट है. इनमें कोई भी चेंजेस आजकल के जमाने में होते ही नहीं है. ठीक है, कम ऑन. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज अ ब्रेकअप ऑफ टू थिंग्स. एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. जो पुराने बच्चे, आप लोगों को थोड़ा सा 10 मिनट रेपिटेशन लगेगा, बट सुन लो, आपका रिविजन हो जाएगा. What do you mean by the word contract? सुनो. और सारे नए बच्चे, क्या आप लोगों के पास एक सेपरेट नोटबुक है लॉ के लिए? इनफैक्ट चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एक अलग अलग नोटबुक होना चाहिए. लॉ भी 100 मार्क का है, उसको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए. ठीक है, नहीं तो इज्जत उतारने वाला सब्जेक्ट लॉ ही रहने वाला है. थोड़े महीने बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा. मैं जो कह रही थी वो मजाक नहीं था. मैं कुछ इन बच्चों से कल बात करी थी क्लास के बाद. इंडिया में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की भी बात नहीं कर रही हूं, सब्जेक्ट टॉपर की बात कर रही हूं, लॉ का सब्जेक्ट टॉपर.
क्योंकि एक होता है ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 ऐसे 50 तक होता है, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट टॉपर्स, तो इंस्टीट्यूट 3 सब्जेक्ट टॉपर्स भी डिक्लेयर करती है और उनको फेलिसिटेशन के लिए दिल्ली बुलाती है, ठीक है। सब्जेक्ट टॉपर जो है ना लॉ का, उसको भी लॉ में कितने मार्क्स मिलते हैं? 80, 81, 82, 83 ज्यादा से ज्यादा। तो 100 में से 83 उस बच्चे को मिल रहे हैं जो इंडिया का वो सब्जेक्ट टॉपर है। लाख बच्चे में से वो एक हीरा है। हम तो मैम बस गरीब बच्चे पास हो जाए काफी है, ठीक है। तो आप समझ लो, नहीं मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि बच्चों को मिसकंसेप्शन है। उनको लगता है आजकल, एक तो वो बच्चे सुसाइड करते हैं ग्रेड्स के चक्कर में, तो अपने बोर्ड्स भी जो है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अपना एसएससी बोर्ड क्या करने लगे ना, ज्यादा मार्क्स बच्चों को देने लग गए। हमारे टाइम पे तो मतलब हमारी स्कूल में और स्टेट में जो हाईएस्ट बच्चा था 10th स्टैंडर्ड में, उसको 87 86 मार्क्स इससे मिलते थे। मतलब एनीथिंग अबाउट 75 वाज अ डिस्टिंक्शन फॉर अस, मतलब वाज लाइक वंडरफुल मार्क्स। अभी तो देख रहे 100%, 100% है, 100 में से 100 मतलब क्या, ठीक है जो भी है। बट मैं आपको बताना चाहती हूं, दिस इज द रियलिटी चेक, दिस इज नाउ अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। आप अगर उम्मीद करोगे मेरे को लॉ में 100 में से 100 मिलेंगे, तो आपके एक्सपेक्टेशन गलत है। फिर आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रखो ही मत जिससे आपको निराश, मतलब यू आर डिसहार्टेड बिकॉज ऑफ दैट। एंड वो एक बच्चा रहेगा जिसको 83 84 मार्क्स मिलेंगे, 10 बच्चे हो गए जिनको 80+ मार्क्स मिलेंगे, बाकी सारे बच्चे जो है वो घूमते रहेंगे बिटवीन 60 70, और 60 70s में भी स्कोर करना इज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब यू आर अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट किड। इसलिए 60+ को इंस्टीट्यूट कहता है यू गॉट एन एग्जेम्पशन। ये पता है आपको? एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में नहीं है, इंटर और फाइनल में। एनी सब्जेक्ट में इफ यू गेट 60+ मार्क्स, इंस्टीट्यूट कहता है भाई साहब तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई कर दी है, तुमको वो सब्जेक्ट वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ में, एग्जेम्प्टेड मतलब आपको उस सब्जेक्ट से हमने छूट दे दी। ये आईसीआई आपको बोल रहा है, हमने आपको ये सब्जेक्ट से छूट दे दी है, आपको ये सब्जेक्ट का पेपर वापस से देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ग्रुप फेल भी हुए, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन ग्रुप 1 में है, सीए इंटर, आपको लॉ में एग्जेम्पशन मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली अकाउंट्स और टैक्स में आपका नहीं निकला। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलेगा तीनों पेपर वापस से दो, फाउंडेशन में आपको सब कुछ देना पड़ता है, इंटर में ऐसा नहीं है, आपको तीनों पेपर वापस से देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट कहेगा भाई 60+ मार्क्स को लॉ में मिल गए, और क्या चाहिए भाई साहब, तू एग्जेम्प्ट है, तू लॉ का पेपर मत दे, अकाउंट्स दे दे, टैक्स दे दे, बट लॉ में तेरा वो नॉलेज आ चुका है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो पेपर तूने ना भी दिया तो भी चलेगा। मतलब आप सोच लो, इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर से आपको समझ जाएगा 60+ इज वंडरफुल। सब कुछ अच्छे से लिखा है, हैंडराइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, सेक्शन नंबर लिखा है, केस लॉ का नाम लिखा है, इंग्लिश अच्छी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो 5 में से 4.5 नंबर मिलेंगे। अब रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, इंग्लिश तो होप्स ही नहीं है, हैंडराइटिंग तो कभी अच्छी थी ही नहीं, 2 महीने में क्या ही सुधर जाएगी, ठीक है, प्रोविजंस थोड़े थोड़े याद है, थोड़े थोड़े याद नहीं है, सेक्शन नंबर तो कभी याद किए ही नहीं थे। अब आप रिवर्स में मार्क्स कट करते जाओ, तब आपको समझ में आएगा 5 नंबर में से आपको 2, 2.5, 3 मार्क क्यों मिले। समझ में आ रही है आपको बात? तो वैसी वो बात है। सो यू नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, और सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के आपको इवेंचुअली अच्छे मार्क्स और एग्जेम्पशन मिल सकता है। बट एग्जेम्पशन मिलना आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मेटिकुलसली आपको प्लान करना होता है और फॉलो करना होता है, सिर्फ प्लान नहीं। तो अपन क्या, प्लान करने में एक नंबर होता है, बट एग्जीक्यूशन में मार खा जाते हैं हम लोग, वो नहीं होना चाहिए। बस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अगर गैप नहीं है, आई एम श्योर यू विल गेट गुड नंबर्स एंड यू कैन इवन गेट एन एग्जेम्पशन इन लॉ, ठीक है। बाकी क्या है, इकोनॉमिक्स का इतना टेंशन नहीं है क्योंकि भले ही थ्योरेटिकल है, बट पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं, हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग्स लर्न करने का प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैथमेटिक्स और अकाउंट्स आर सॉल्विंग पेपर्स, प्रैक्टिकल पेपर्स,
तो उसमें भी ऐसे इंग्लिश विंग्लिश का कुछ ऐसा चक्कर आता नहीं है, राइटिंग का भी कुछ नहीं है, नंबर्स के साथ ही तो आप खेल रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये स्ट्रक्चर में ही है, लॉ के थियोरी भी है और प्लस क्या है, यस, पेपर पैटर्न इज सब्जेक्टिव, ठीक है। बट अगर प्लान करोगे, मेरी बातों को फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। आ जाइए। यस निखिल, हर रोज 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप यू आर डूइंग इट। ओके, तो हम क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट enforceable by law. What is it? Come on, tell me, guys. So a contract is made up of 2 things: agreement and enforceability by law. Now what is an agreement? Agreement is nothing but it is offer plus acceptance. तो जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेक के टाइम पे, मेरी क्लास के बाद आप यहां पे दुकान पे चले गए, आपने दुकानदार से बोला कि भैया मेरे को ये चिप्स का पैकेट देना, और भैया बोलते चिप्स का पैकेट ले लो और 10 रुपए दे दो। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपने एक ऑफर दिया कि मेरे को ये चिप्स का पैकेट खरीदना है, और इसी भैया ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है आपके चिप्स का पैकेट ले लो बट आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, एंड यू अग्रीड फॉर गिविंग दैट 10 रुपीज। ऐसे करके आपने 10 रुपए दिए और आपने क्या कर दिया, वो चिप्स का पैकेट ले लिया। सो यू अग्रीड ऑन अ कॉमन थिंग कि आपको यही लेस का वो मैजिक मसाला, वो 10 रुपए का पैकेट आपको चाहिए, और ये दुकानदार भी आपको अग्री कर रहा है ये पैकेट बेचने का। तो बेसिकली यू आर अग्रीइंग अपॉन अ कॉमन थिंग दैट यू वांट दिस चिप्स का पैकेट एंड ही इज अग्रीइंग ऑन सेलिंग दैट चिप्स का पैकेट टू यू। तो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है। ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? सो बोथ द पार्टीज should agree upon it. Both the parties should, ऑफर अगर दिया है और एक्सेप्टेंस अगर मिला है, दोनों भी पार्टीज ने ये ऑफर और एक्सेप्टेंस को करना चाहिए अग्री, तभी एक अग्रीमेंट होता है। कल जाके अगर मैं कहती हूं कि क्या आप मेरा आईपैड 2 लाख रुपए में खरीदोगे, तो अब आपने नो बोल दिया, मतलब क्या मेरे ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया है, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। डिड वी अग्री अपॉन द सेम थिंग? और अगर हमने सेम थिंग पे अग्री नहीं किया है, क्या हमारा अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? अरे बोलो ना, हमारा अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा, बेटा फोन यूज कर रहे हो ना, दे दो फोन। अमर जा तो उधर, लास्ट बेंच पे उधर जो बच्चा बैठा है ना चश्मे में, उसका फोन लेके आ जा। कुछ भी कर लेना, मेरे क्लास में फोन मत इस्तेमाल करना, बैंड बजाओगे आप लोगों की, सच में मैं बोल रही हूँ। बेटा फोन दे दिया, अनलॉक करके देना फोन, या तो ठीक है बाद में एक काम करते, अभी क्लास खत्म होने दो उसके बाद ले फोन, ले ले। हाँ ले लिया ना, हाँ बस एक चिट्ठी पे पासकोड लिख के आ जाओ, उसका दे दो बेटा, आपका पासकोड लिख के। आप नए आए हो क्या क्लास में? हाँ वेरी गुड, फिर तो अभी मजे करना आज। कल ही मैंने रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा सा रेपिटेशन होगा, संभाल लेना अपने आप को। इतना तो आपको करना चाहिए बेटा, अभी इतने दिनों से मैं आपको जानती हूँ, इतना नहीं करोगे मेरे लिए? और कुछ मांगा है कभी आपसे? अमर बस उधर ही रह तू, अभी उधर के बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रख, यहाँ पे है मेरा कंट्रोल, ठीक है? ओके, शर्मा जी आप इतना टेंशन मत लो, आप वर्चुअल बच्चे हो, बच गए आप। बोल रहा खत्म, टाटा बाय बाय, चलो ठीक है। अभी क्या ये तीसरी बार है मैं वापस से उस कॉन्सेप्ट पे आई हूं। तो मैंने अपना आईपैड 2 लाख रुपए में आपको ऑफर किया, बट डिड यू एक्सेप्ट द ऑफर? तो ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। डू यू थिंक दिस विल एवर टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट?
कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पहला एलिमेंट कहता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलो तो मेरे साथ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। तो अग्रीमेंट का बेसिकली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट मतलब दो चीजें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बट ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक दूसरा एलिमेंट भी है एंड दैट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? दोनों भी पार्टीज, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, उनका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना मतलब क्या? कल जाके कोई भी पार्टी ने अपना किया गया वादा अगर तोड़ा है, अपना किया गया वादा अगर तोड़ा है, तो दूसरी पार्टी कैन ड्रैग द फर्स्ट पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा आपका इंटेंशन होना चाहिए। देखो, यूजुअली जब हम किसी दोस्त को घर पे चाय पे बुलाते हैं, या से फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे पार्टी है, आपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी पे बुलाया, दोस्तों ने हाँ भी कहा कि हम बर्थडे पार्टी पे आएंगे, और अगर वो नहीं आते हैं, क्या आपका इंटेंशन होता है हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, आई विल स्यू यू, बर्बाद कर दूंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा? क्या आपका ये टेंशन होता है? अरे बर्थडे पार्टी थी, आपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपने बुलाया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक है, आप दुखी हो गए, पर आपका ये इंटेंशन थोड़ी ना था कि आई विल स्यू यू, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। क्या आपका वो इंटेंशन था? ऐसे तो शादियों में, पार्टीज में हम लोग कितने लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, बट जरूरी थोड़ी ना अगर 100 गेस्ट को बुलाया 100 के 100 गेस्ट आएंगे। 80 भी गेस्ट अगर आए, जो 20 नहीं आए, क्या आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करोगे? वहां पे आपका इंटेंशन लीगल मतलब समथिंग दैट इज बाइंडेड बाय लॉ, ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी लीगली जिम्मेदारी है आपकी शादी में आने की। ऑब्लिगेशन मतलब समझता है? जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? ड्यूटी। हाँ, तो मुझे बताओ, क्या आपकी दोस्त की लीगल जिम्मेदारी है? अरे बताओ ना, आपकी बर्थडे पार्टी में आने की या आपकी सिस्टर की शादी में आने की, क्या उसकी लीगल जिम्मेदारी है? लीगली आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, तभी आप ड्राइव कर सकते हो। इज दिस अ लीगल ऑब्लिगेशन? अरे बोलो ना, इफ यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस एंड यू ड्राइव, इज इट अ पनिशेबल ऑफेंस? यह आपकी लीगल जिम्मेदारी है। बट अगर कोई दोस्त आपको उसकी शादी पे बुलाता है, उस शादी में जाना क्या आपका लीगल ऑब्लिगेशन है या सोशल ऑब्लिगेशन है? इट्स मोर आउट ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव फॉर योर फ्रेंड दैट यू वांट टू गो इन हिज मैरिज। ये आपका सोशल ऑब्लिगेशन है, नॉट योर लीगल ऑब्लिगेशन। तो जो अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है, वही अग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट। वही अग्रीमेंट क्या कन्वर्ट होता है? तो कल जाके अगर मैं आपको बुलाती हूं इन माई न्यू हाउस, आप अग्री भी करते हो कि आप आओगे, बट इतनी पढ़ाई, इतने क्लासेस, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, उसमें आप आ ही नहीं पाए, क्लास बंक करके आएंगे मैम, आप बुला के देखो तो सही। तब ऐसे केस में आप ही बताओ मुझे, मेरे घर पर आना क्या आपका सोशल ऑब्लिगेशन है या लीगल ऑब्लिगेशन है? मतलब यहां पर मैंने ऑफर किया, आपने अग्री भी किया कि आप आओगे, हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, बट क्या हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज देयर वॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन। In short, there was no enforceability by law. There was no enforceability by law. तो दोनों एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है, अग्रीमेंट भी और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी, तभी आपका अग्रीमेंट किस में कन्वर्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट में। अब यही अग्रीमेंट पे पहले हम फोकस करेंगे, एनफोर्सेबिलिटी पे बाद में फोकस करेंगे, पहले इस शब्द पे। अग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अब मैं ऑफर दूंगी और मेरे ऑफर के साथ साथ आपका एक्सेप्टेंस भी मिलना जरूरी है।
जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा अग्रीमेंट नहीं बनता है। जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तब तक अग्रीमेंट नहीं बनता है। और अगर अग्रीमेंट नहीं है क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? अरे बोलो ना, आपने प्रपोजल दिया बट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं चिप्स के पैकेट की बात कर रही थी, ठीक है, आप भी वही कह रहे थे ना। आपने ऑफर किया बट उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तब ऐसे केस में आप बताओ क्या अग्रीमेंट भी हुआ? एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी एक्सेप्टेंस के बारे में आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आज का पूरा सेशन एक ही शब्द के लिए डेडिकेटेड है एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। एक शब्द एक्सेप्टेंस। वैसे ही जो नए बच्चे हैं, आप लोगों के 3 डेडिकेटेड सेशंस में, एक सेशन की भी बात नहीं कर रही हूं, 3 सेशंस जो एक ही शब्द के ऊपर हो गए एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफर। इतने डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझते समझते 10 दिन लगने वाले। एक एक एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑफर क्या होता है, ऑफर के टाइप्स क्या है, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स क्या है। एक एक चीज को, एक एक वर्ड को इतनी गहराई से हम समझने वाले हैं। दैट्स द टाइप ऑफ इन डेप्थ नॉलेज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस, व्हाई आर वी लर्निंग दिस? टू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Why are we understanding the word contract? क्योंकि एक्ट का नाम ही क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है यही आपको पता नहीं है तो आप एक्ट को क्या ही पढ़ोगे? समझ रहे हो आप? जैसे कि अगर अब मेरा स्टाइल ही है, मैं अगर आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूं, अरे पहले कंपनी क्या है वो तो बताओ, और उसके बाद कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो भी बाकी सारी बातें हैं उसके बारे में आप समझोगे। अब कंपनी को ही नहीं समझा आपने तो आप एक्ट को क्या पढ़ोगे? वैसे ये जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, इस वर्ड को अगर आपको समझना है, आपको 3 एलिमेंट्स को समझना होगा। 1 ऑफर, सेकंड इज एक्सेप्टेंस एंड तीसरा है एनफोर्सेबिलिटी। उसमें से आज हम पहला शब्द समझने वाले हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेंस, because it is one of the parts of the word contract। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं, अगर आपके पास बुक्स है ठीक है, अगर नहीं है आई वुड रिक्वेस्ट, पर्सनली रिक्वेस्ट द ओल्ड बैच किड्स टू प्लीज शेयर योर बुक्स विद द न्यू किड्स। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना? शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, आ जाइए। कम ऑन गाइज, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, मेरा क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक है आज? ठीक है, ओके, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक गाइज। So I would request every one of you all to please sit straight like good children। और हम लोग शुरू करने वाले हैं with the word acceptance। जिनके पास बुक्स है you all can refer page number 2.22। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है आपको समझा? हम एक्सेप्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डैश प्लस डैश प्लस डैश है। बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ऑफर क्या है समझना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस क्या है समझना पड़ेगा, एनफोर्सेबिलिटी क्या है समझना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आज हम फर्स्ट एलिमेंट पढ़ रहे हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। इट इज 1/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 हिस्से हैं जिसका हम पहला हिस्सा करने वाले हैं एंड दैट इज द वर्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। मैं चाहती हूं आप लोग सब एक आवाज में पढ़े। और आप, मैं जब बोलती हूं ना आप पढ़ो, मैं कभी कभार ऐसा भी बोलती हूं कि आप, ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ो और मेरे को समझाओ। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आता है पढ़ने इसलिए मैं आपको पढ़ने बोल रही हूं। ठीक है, मैं क्यों पढ़ने बोल रही हूं आप समझो। आपका जो थियोरी पेपर है ना, पहला क्वेश्चन नंबर 1A विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन, आपका पेपर पैटर्न में बताऊंगी कुछ दिनों बाद, बट क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। ओके, और क्वेश्चन 1A यूजुअली
सपोज एक बुक बताओ तो, सपोज ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर शुरू होता है, फर्स्ट हाफ जो होता है ना उसमें इंस्टीट्यूट यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखता है, फिर यहाँ से क्वेश्चन 1A ऑलमोस्ट आधे से शुरू होता है. यूजुअली इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन 1A जो होता है, इट इज बाउंसर क्वेश्चन. इंस्टीट्यूट इज नॉट प्लेइंग विथ योर नॉलेज, इंस्टीट्यूट इज समटाइम्स प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी. आप प्रेशर कैसा हैंडल करते हो, क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल करना है 3 घंटे में, और पूरा 100 घंटे मतलब 100 मार्क का पेपर उन 3 घंटों में आपको लिखना है. समटाइम्स सम किड्स बिकम एंशियस, घबरा जाते हैं, और इमोशनली फिर वो वीक हो जाता है, और जो आता है वो भी भूलने लग जाता है. बट देखो, प्रेशर हैंडल करना कोई भी सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को डेट्स ही डेट्स है, वो वाली डेट नहीं, ठीक है, जो आप समझ रहे हो वो भी होगी सीए बनने के बाद. बट मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज, जीएसटी की डेट सितंबर, जुलाई, मतलब दिसंबर, ईयर एंड, तो आपको इतने सारे डेट्स रहेंगे जहां पे आपको फाइलिंग करना है, आपको बहुत सारे रिटर्न्स भरने हैं, आपके डेडलाइंस मीट करने हैं. क्लाइंट्स तो आपके उतने ही हैं, समय आपके पास कम है, तो आपको प्रेशर मैनेज करते बहुत आना चाहिए. तो ये चीज को इंस्टीट्यूट कैसे टेस्ट करती है, यूजुअली इन द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन 1A जो रहता है वो इंस्टीट्यूट बाउंसर टाइप डालती है. सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रही हूं, अकाउंट्स में भी ऐसा ही होता है. अब देखो, क्योंकि यही 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव पेपर है. 1A इंस्टीट्यूट क्या करेगी, यहां से अगर क्वेश्चन शुरू किया है, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, मतलब मेरे सीए फाइनल की बात मैं बता रही हूं, यहां से शुरू हुआ था क्वेश्चन, ये पूरा अगला पेज है, पूरा क्वेश्चन यहां तक गया था और यहां तक था. और आपको पता है उसका आंसर वॉज, लॉ के पेपर की मैं बात कर रही हूं, आंसर वॉज बेस्ड ओनली ऑन वन थिंग, कि सेक्शन में एंड लिखा था या और लिखा था. आप सोच रहे होगे इसमें क्या बड़ी बात है. बेटा, कानून में हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वर्ड. एंड अगर कोई सेक्शन में लिखा है, सो वी वॉन्ट ऑल द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. एंड व्हेन और इज रिटन, तो एनी वन ऑफ द कंडीशन विल ऑल्सो डू. यूजुअली हमारा माइंड भी कैसा गेम खेलता है हमारे साथ, जब कोई सेक्शन है, कोई प्रोविजन है, उसमें कुछ फिगर्स है, कुछ नंबर्स है. अगर कुछ बच्चों ने कंपनीज एक्ट अगर किया है, स्मॉल कंपनी है, 440 हम याद रखेंगे, 440 440 440 इज वॉट द माइंड प्लेज विथ अस. इंस्टीट्यूट को आपको अगर गिराना है ना, इंस्टीट्यूट 440 के लिमिट में क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देगी, बट लिख देगी एक्स लिमिटेड. अब पब्लिक कंपनी है, उसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल ही नहीं सकता. बट जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हम एक्स लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 2 lakhs एंड टर्न ओवर ऑफ 20 lakhs. वो एक्स लिमिटेड को तो पढ़ के कब का छोड़ चुके होते हैं हम. समझ रहे हो आप? तो कैसी माइंड गेम होती है आप समझो. सवाल 440 के ऊपर है ही नहीं. सवाल है ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, उसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता है. तो एक सेक्शन था, डिविडेंड का सेक्शन था, चैप्टर नंबर 8 का था, रूल 3. उसमें भी सेक्शन में रूल था, उसमें वो एंड था या और था, और उसमें बहुत सारे फिगर्स थे. इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा ही नहीं इसके ऊपर. किसके ऊपर? फिगर्स के ऊपर. एंड या और था, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बना दिया इतना क्वेश्चन, इतना पूरा, और यहां तक 6 मार्क का क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 1 है. उसके बाद के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी क्वेश्चंस, बट जिसने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, बैंड बजी, और वो इजी क्वेश्चंस भी उसको सॉल्व करते नहीं आए. सो इट वाज मोर ऑन साइको, मतलब पूरा पेपर लॉ का अगर वो 6 मार्क को आप छोड़ दो, 94 मार्क्स वाज एकदम इजी, लिंबू टिम्बू बोलते ना अपन, वैसा टाइप का. बट हुआ क्या है, मेंटल ब्लॉक हो गया ना बच्चों के दिमाग में, तो आते हुए भी कुछ नहीं आया, उधर ही गिर गया बच्चा. अब उसको लगा वो रेस हार ही गया. आप समझ रहे हो how it is? So when I tell you all to read ना, you should read. Why? Because reading is very important. आपको सिर्फ रीड नहीं करना है बेटा, आप समझो, ये तो पहला स्टेप है. रीड करके आपको दिमाग लगाना है अपना, कौन सा एक्ट का कौन सा प्रोविजन है जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, उतना नहीं है. आपको गोला गोला करके नहीं आना है. उसके बाद आपको दिमाग लगा के उसको लिखना भी है. ये तो पहला कदम है. पहले पे ही अगर आप आउट हो जाओगे और आपको रीड करते नहीं आएगा, आगे आप क्या ही करोगे.
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप रियलाइज भी नहीं करते होगे, बट व्हेन आई टेल यू टू रीड, आई टेल यू ऑल टू एक्सप्लेन, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस क्लास, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर योर बिगर ड्रीम्स एंड गोल्स, दैट इज योर एग्जामिनेशन, इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, और इवेंचुअली भी कल जाके आप सीए बन जाओगे, कोई नई एक्ट आ जाएगी, आप थोड़ी ना बोलोगे अंकिता मैम की क्लास लेते हैं। समझो, आप कोई नई एक्ट अगर आई तो आप क्या करोगे, खुद पढ़ोगे और समझोगे ना, उसके लिए मुझे आपको प्रिपेयर करना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ आप रीड करो, आप होमवर्क करो। इन बच्चों को तो मैं बहुत बोलती हूँ आप इसके अलावा भी आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, 10-10 पेजेस, कल ही इनको बोला था जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, 10-10 पेजेस हर रोज रीड करो। आप होगा बेटा, सब कुछ पॉसिबल होगा, बट आपको करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ आपके पेपर में अगर आ गया तो फिर कौन संभालेगा आपको? आपको खुद को ही अपने आप को संभालना है। इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, ओके? इफ यू आर वेल रेड, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू, इट्स हेल्पफुल फॉर यू ओनली। आप रीड करो ना, आपको कोई ऐसे ऑकवर्ड फील करने की बात नहीं है। यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन रीड, एक एक चीज रीड करो, आप मजा आएगा आपको भी। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलो फिर वो पेज पे आ जाओ तो 2.22 पे, और एक्सेप्टेंस को रीड करो। चलो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को, जो ब्लू में लिखा है ना, ब्लू में, उसको आप रीड करो। कम ऑन गाइस, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent death. Proposal तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? इससे ये तो बात समझ में आई है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ प्रपोजल दिया है और यही प्रपोजल को सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया है। देखो, एसेंट देना मतलब कंसेंट देना, कंसेंट देना मतलब मंजूरी देना। तो जब आप ऑफर को मंजूरी दे देते हो, इसी का मतलब होता है आपने ऑफर को क्या कर दिया है? एक्सेप्ट कर दिया है। मतलब द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और एक बार आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, हाँ, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा जो किया है निभाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? अब तो आप आपकी बातों से भी नहीं मुकर सकते। मतलब एक बार जो आपने कमिटमेंट दे दिया, अब आप खुद की भी नहीं सुन सकते। अब आपको वो बात पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आपने वो बात पूरी नहीं की तो अदर पर्सन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू। ओके, तो ऑफर को जब मंजूरी मिलती है, क्या हुआ है? ऑफर को जब मंजूरी मिलती है तो माना जाएगा आपका प्रपोजल किया है एक्सेप्ट, आपका प्रपोजल किया है एक्सेप्ट। तो अब देखो, वही डेफिनेशन को हम और डिटेल में अगर एनालाइज करेंगे, 4 हिस्सों में हम डेफिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं। यही डेफिनेशन का हिस्सा है। हाँ, नीचे देखो, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन की शुरुआत होती है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। मतलब 2 पार्टीज है, एक जिसने प्रपोजल दिया है और दूसरा जिसको आपने प्रपोजल, एक पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है, ओके, मतलब जो ऑफर कर रहा है, और दूसरा पर्सन जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जिसको ऑफर, एक जो ऑफरर है, ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, और एक जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी है। एक जो ऑफर दे रहा है उसको कहते हैं ऑफरर, और एक जिसको ऑफर आप दे रहे हो वो कौन है? तो अब से फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी, ए कौन है? ऑफरर या ऑफरी? और बी कौन है? तो बेसिकली प्रपोजल किसको दिया जा रहा है? अब इट इज अप टू बी कि क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या क्या ये ऑफर रिजेक्ट करना है। तो एक पर्सन जो ऑफर दे रहा है, एक वो पर्सन है जिसको ऑफर दिया जा रहा है। तो यहां पे ए ऑफर दे रहा है और ये ऑफर किसको दिया जा रहा है? दिस ऑफर इज गिवन टू बी।
बट एक्सेप्टेंस कब होगा? हम कौन सा वर्ड देख रहे हैं? एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस कब होगा? जब बी इस ऑफर के लिए हां बोले, कंसेंट दे. मैंने भी तो बोला था कि क्या आप ये आईपैड 2 लाख में खरीदोगे? क्या आपने हां बोला था? आपने मेरे ऑफर को क्या एक्सेप्ट किया है? आपने मेरे ऑफर को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है. क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके और मेरे बीच में? बट यहां पे अगर बी कंसेंट देते हैं तो बताओ मुझे, क्या माना जाएगा आपने, आपका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है? और फिर यही बन जाता है प्रॉमिस. फिर ए को गाड़ी देनी पड़ेगी और बी को इसी गाड़ी के बदले में क्या देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए. ए को क्या देना पड़ेगा? नहीं ना, ए गाड़ी देगा ना, और बी क्या देगा? आप बताओ मुझे, इस एग्जाम्पल में ए भी नहीं समझता आपको, मेरे को समझ गया. आपको बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, बस यही समझ में आता है. आमिर ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑफर दिया है शाहरुख को कि हे शाहरुख, क्या तुम मेरी गाड़ी 50 लाख में खरीदोगे? तुम शाहरुख हो. आगे कहाँ है तुम्हारी सिमरन? फिर दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे. तो इसी ऑफर को शाहरुख ने किया है एक्सेप्ट. तो अब यहां पे आमिर को गाड़ी देनी पड़ेगी और शाहरुख को उसके बदले में 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे. डिड दे अग्री अपॉन दिस थिंग? क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला है? और प्लस यहां पे ऑब्लिगेशन सोशल नहीं है, यहां पे ऑब्लिगेशन लीगल है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. So basically, what do you mean by the word acceptance? When the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made gives his consent, it will be considered that the proposal is accepted. It will be considered that the proposal is, and once the proposal is accepted, it becomes a promise. अब इनको गाड़ी देनी पड़ेगी आमिर को, और इनको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे. आपने जो वादा किया है वो आपको निभाना पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं तो माना जाएगा आपने वादा को तोड़ दिया है, और जिसने वादे को तोड़ा है आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो. आप उसके अगेंस्ट केस फाइल. आई बात समझ में? ये कुछ बातें हैं जो हम कल मतलब मंडे के दिन पढ़ाने वाले, सर विलियम एंसन की बातें. आप इधर आ जाओ. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस. अब सुनो मेरी बात. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड. वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिला है. तो कल जाके अगर ये क्लासरूम है, मेरी सीए फाउंडेशन लॉ की जो क्लासरूम है, अगर मैं आपको कहती हूं कि कल क्लास के बाद क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? अब ऐसे केस में ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ओनली काल्पनिक. ठीक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, कल जाके अगर मैंने आपको ये ऑफर दिया है, दिस ऑफर इज ओनली फॉर सीए फाउंडेशन लॉ क्लास. इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ आप सब. चाह कर भी मेरे इंटर के बच्चे हमारे साथ नहीं आ सकते, बिकॉज दिस ऑफर वॉज ओनली टू अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन्स. सो ओनली दीज पर्सन्स कैन एक्सेप्ट द ऑफर. इस ऑफर को कहते हैं स्पेशल ऑफर. क्या कहते हैं? बिकॉज इट्स only to special persons, group of persons, या sometimes it's an individual offer. ठीक है, बट कभी कभार ऑफर जनरल होता है. जनरल मतलब क्या? इट इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज. तो इफ इट इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज, anyone from the public can accept it. Anyone from the public can accept it.
तो डिपेंडिंग अपॉन आपने ऑफर दिया किसको है उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस मिलेगा. जब आप मॉल्स में जाते हो वहां पे लिखा है फॉर 3 टी-शर्ट इफ यू बाय 1 टी-शर्ट यू विल गेट फ्री. सो दिस इज द जनरल ऑफर. चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जवान हो बूढ़े हो, पुणे के हो पुणे के बाहर के हो, इंडिया के हो इंडिया के बाहर के हो, फर्क नहीं पड़ता है. इट्स अ जनरल ऑफर. एनीवन हु बाइज 3 टी-शर्ट ही विल गेट द 4th टी-शर्ट फ्री. क्या ये ऑफर जनरल ऑफर है? इट इज ओपन टू एनीवन हु बाइज 3 टी-शर्ट्स. बट अगर मैं आप लोगों को आइसक्रीम का ऑफर दे रही हूं, दिस इज नॉट अ जनरल, ये भंडारा नहीं है. इट्स अ स्पेशल क्लोज्ड ग्रुप को मैंने ये ऑफर दिया है. ओनली दोज पर्सन्स टू हुम आई मेड द ऑफर कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर. यस और नो गाइस? अरे बोलो ना. तो कल जाके अगर रणबीर कपूर आलिया से पूछते हैं दैट विल यू मैरी मी, थोड़ा तो डरो. तो हाँ या ना कौन बोल सकता है? इट इज ओनली आलिया who can say yes or no. Nobody apart from her. So basically this offer is a special offer. Offer made only to a person. Only this person can say yes or no. आपके जैसे नहीं ब्रॉडकास्ट लिस्ट. ठीक है. तब ऐसे केस में this person only can accept the offer. तो जिस हिसाब का ऑफर है, जिसको आपने ऑफर दिया है, वही पर्सन उस ऑफर को कर सकता है एक्सेप्ट. तो देखो, इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड. उनके अलावा कोई भी हाँ या ना नहीं बोल सकता है. ओके तो बता, फर्स्ट लीगल रूल क्या है एक्सेप्टेंस का? एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? हाँ, वही पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया है. कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है? वही पर्सन जिसको आपने ऑफर. कौन एक्सेप्टेंस दे सकता है? वही पर्सन जिसको आपने ऑफर. उसके अलावा कोई भी पर्सन ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता. यस और नो गाइस? ये केस भी कल ही होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट मतलब क्या? जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. एब्सोल्यूट का मतलब है, जिनको नहीं पता लिख लो, जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. मैं एक एग्जाम्पल पूछती हूं, मेरे को जवाब देना क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड है या इनवैलिड है. ठीक है? ओके सी, एक ऑफर और है, एक ऑफर ही है. और क्या हुआ है, ऑफर और ने ये बिल्डिंग बेचने के लिए ऑफर दिया है कि हे बायर, क्या आप ये बिल्डिंग 100 लाख में खरीदना चाहते हो? पूरी बिल्डिंग बेची जा रही है. ओके, एंड व्हाट इज द प्राइस? 100 lakhs. ओके, दिस इज द ऑफर दैट वाज मेड टू द ऑफरी. अब देखो, ऑफरी के मैं 3 केसेस बोलती हूं, आप बताना क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है. ठीक है? पहले केस में ऑफरी कह रहा है, हे ऑफरर, अगर आप ये पूरी बिल्डिंग 100 लाख में बेच रहे हो, I am ready to purchase the first floor for 25 lakhs.
इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? वाई नो? उसने तो एक्सेप्ट किया है ना, वो बोल रहा है मैं रेडी हूं परचेज करने के लिए बिल्डिंग। ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? आपने ऑफर क्या बेचने के लिए किया है? पूरी की पूरी। और आप क्या खरीदने की बात कर रहे हो? तो जैसा ऑफर था क्या वैसा एक्सेप्टेंस मिला है? दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। दिस इज वेरी गुड। सेकेंड केस, केस नंबर 2। ये बंदा कहता है ठीक है चलो मैं पूरी बिल्डिंग खरीदता हूं, बट 100 में नहीं 80 लाख में। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों नहीं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू जिन्होंने किया है ये बात। दिस बेसिकली इज नॉट इवन एक्सेप्टेंस, इट इज काउंटर ऑफर। व्हाट इज अ काउंटर ऑफर? जब आप आगे नहीं करते ना, शॉपिंग करने जाते हो, ऑफर के बदले में ऑफर 100 लाख नहीं 80 लाख। फिर दुकानदार बोलेगा 80 लाख नहीं 90 लाख। फिर आप बोलोगे ठीक है मेरी नहीं तुम्हारी नहीं 85 पे फाइनल कर दो। आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ऑफर के बदले में। पहला वाला केस तो काउंटर ऑफर भी नहीं था, क्योंकि पहले वाले केस में आपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया है। समझो आप बात को। बट दिस केस, वेरी गुड, इज अ केस ऑफ काउंटर ऑफर। इट्स नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर। क्योंकि ऑफर के बदले में आपने ऑफर दिया है कि बिल्डिंग ही खरीदोगे, बट 100 लाख में नहीं, कितने में? तो ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं। एक्सेप्टेंस तो सवाल ही नहीं होता। इनफैक्ट इट्स अ काउंटर ऑफर। ठीक है चलो फिर थर्ड केस देखते हैं। अगर बंदा कह रहा है ठीक है 100 लाख में आपकी बिल्डिंग खरीदता हूं मैं, क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस, क्योंकि जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस। इसको कहते हैं द एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड हाँ ठीक है, अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड आप कह सकते हो। अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड। यहां पे कंडीशन है मैं खरीदूंगा बट बिल्डिंग नहीं, एक ही फ्लोर, वो भी 25 लाख में। एक कंडीशन हो गया ना। अरे बोलो ना, कंडीशन मतलब क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब क्या? मतलब आपने कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस डाले हैं, ऐसा नहीं वैसा, मैं इतना ही खरीदूंगा इतना ही पैसा दूंगा। आपने कुछ तो अपना टर्म कंडीशन डाला है, उसको कहते हैं कंडीशनल। क्वालिफाई किया है आपने उसको, क्वालिफाई। बट आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चाहिए क्या? नहीं। आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। आप समझ लो ना, जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, तो ही आपका एक्सेप्टेंस क्या होगा? वैलिड एक्सेप्टेंस। नहीं तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। देखो, एक्सेप्टेंस इज वैलिड, प्लीज हाईलाइट दिस, इसको ब्लू करना भूल गई मैं। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसमें अभी 2-3 केसेस है, आप रेडी हो क्या? मैं केसेस करती हूं, आप मेरे को जवाब देना, ठीक है? आप लोगों के पास स्टिक नोट्स हैं? एक बताना ना स्टिक नोट, मजा आएगी आपको केसेस करके। दिमाग लगाओ अभी आप। वाह वाह, ये टर्न ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ये टर्न कर दे। हाँ। इसको दिखेगा नहीं क्रोमा में। ऐसे स्टिक नोट्स फॉर द किड्स हु हैव जॉइन्ड द बैच फ्रॉम टुडे, प्लीज कैरी सच स्टिक नोट्स। इससे भी एक साइज बड़ी स्टिक नोट्स आती है, वो भी अगर पॉसिबल हुआ तो ले लेना, ठीक है? तो चिंदीगिरी मत करना,
कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना, ठीक है। तो यूजुअली माई बुक, इफ यू सी माई बुक, यू ऑल माइट हैव नॉट रिसीव द बुक्स, उसका जो मटीरियल इट इज मैगजीन टाइप पेजेस, तो ग्लॉसी पेज है वो, तो यू कैन नॉट जस्ट राइट ओवर देयर विथ एनी पेन। तो आप क्या कर सकते हो, स्टिक नोट पे लिख के वो स्टिकी नोट उधर चिपका सकते हो, मजा आता है देखने को, सच में। देखो आपकी बुक को दुल्हन जैसे सजाओ तो ही देखने का मजा आएगा। ठीक है, देखो चलो कुछ नई बातें कर रहे हैं, आ जाओ। मेरे को एक एक सवाल का जवाब देना, मैं आपके सामने ऐसे बैक टू बैक 3-4 केसेस रखूंगी, सोच के जवाब देना विथ रीजन। हाँ, आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसा सुहाना सफर नहीं है, हाँ ना, डोंट नो, कांट से, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, पार्शली यस, पार्शली नो, ऐसा कुछ है नहीं। आपने अगर हाँ बोला है मेरे को बताना क्यों हाँ, और अगर आप ना बोल रहे हो आप मेरे को बताना क्यों ना, ठीक है। देखो हुआ क्या है, मैं आपको बताती हूं। ये इट्स अ रियल केस लॉ विच हैपेंड इन अ कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट में ये किस्सा आया था और जज साहब ने इसका डिसीजन दिया था, तो उसी केस को हम समझ रहे हैं कि क्या हुआ था ऐसा कुछ। क्यों समझ रहे हो? क्योंकि देखो जब कोर्ट कुछ डिसीजन लेता है, इट इज अ बेंचमार्क फॉर अस, एंड वो कानून के बराबर बन जाता है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्ट या लॉ? व्हाट्स द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? बिजनेस लॉ। लॉ पढ़ रहे, हम एक्ट तो देखेंगे, और बहुत सारे जजमेंटल और लैंडमार्क केसेस जो हुए हैं कोर्ट में, वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए कानून का ही हिस्सा है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस, उससे रिलेटेड भी कुछ केसेस कोर्ट में हुए हैं। क्या केसेस हुए हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ केसेस कोर्ट में हुए, हमको ऑब्जर्व करना चाहिए डिसीजन क्या लिया गया है, कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया गया है, तभी हम कानून को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए हम बहुत सारे केस लॉज हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो जिनका आज पहला दिन है, दिस इज योर फर्स्ट केस लॉ। इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ मैटर दैट वाज ड्रैग्ड टू द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पे हमारे ऑनरेबल जजेस ने इस मैटर पे कुछ डिसीजन दिया है, और हम उसी सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो आप लोग अभी जज हो, और अभी 2 पार्टीज रहेंगे जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ये कह रहा है ये सही है, वो कह रहा है वो सही है, तो आपको एज जजेस बताना है कौन सही है और कौन गलत है। केस लॉ का नाम है नीले वर्सेस मीरट। ओके, हुआ क्या है, सुनो मेरी बात। इस केस में कुछ ऐसा हुआ, एक पर्सन ने, सुनो ना मेरी बात, ऑफर किया एक दूसरे पर्सन को कि क्या तुम मेरी ये जो जमीन है वो खरीदना चाहते हो, एंड आई ऑफर टू सेल यू माई लैंड for 280 pounds, because this is a British case law. I told you this law was made when the Britishers were ruling us. So many names you will see are British names, and figures and numbers also you will see it's not in Indian rupees but it is in pounds. ठीक है, बट ठीक है, अभी मैं 280 पाउंड्स के बदले इंडियन 2,80,000 रुपीज लिख रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता 280 पाउंड्स है या इंडियन रुपीज है या जो भी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट हैपेंड। ओके, तो अब देखो क्या हुआ। This one person, Mr. M, offered to sell his land, Mr. M. Okay, he offered to sell his land to Mr. N. But जब इस बंदे ने ऑफर किया अपनी जमीन बेचने के लिए, ये बंदा कहता है मैं अपनी जमीन तुम्हें बेचना चाहता हूं, बट आई वॉन्ट टू सेल इट फॉर मे बी 2,80,000 रुपीज। दिस इज एन ऑफर। तो ऑफर और कौन है? एम फॉर मुंबई, और ऑफर ही कौन है? मिस्टर एन फॉर नागपुर। और कितने में ऑफर किया है लैंड को बेचना? 2,80,000 रुपीज। तो ये बंदा जो है ऑफरर है, बराबर ना? और ये बंदा कौन है? ऑफरी। मेरे साथ साथ ही लिख लोगे?
तो टाइम बच जाएगा हमारा। अब देखो ना, सुनो ना मेरी बात, मिस्टर एन ने रिप्लाई दिया, बट उनका रिप्लाई क्या था? वो कहते हैं आई एम रेडी टू परचेस आपकी जमीन, आपकी जमीन मैं खरीदना चाहता हूं, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय योर लैंड, इनफैक्ट मैं 280 में भी खरीद लूंगा। अच्छा, जमीन खरीद रहा है 280 में, मतलब 2,80,000 में, बट राइट नाउ मैं अटैच कर रहा हूं 80,000 का चेक, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे 80,000 का मैं आपको चेक दे रहा हूं। बट ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस कितना बचता है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 रुपीज ईच। ये 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा इन 50,000 रुपीज ईच। अब सवाल है, इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? अच्छा, नो, वाई? मैंने आपको पहले ही बोला यस या नो में जवाब मत दो। आप जज साहब हो, आप सिर्फ हाँ या ना नहीं बोल सकते हो, नहीं तो लोग आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। आपको रीजन भी बताना है, क्यों हां या क्यों ना। टर्म्स एंड कंडीशंस? अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब आपने बेसिकली हाँ बोलना चाहते हो बेटा? माइक दोगे अमर? एक मिनट माइक पे बोल दो, वर्चुअल बच्चे भी सुनना चाहते हैं और यहाँ के बच्चे भी सुनना चाहते, नहीं तो उनको लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए। हाँ बोलो बेटा। हाँ, ये ऑफ़र किया है, वो भी एक्सेप्टेंस किया है, मतलब ऑफ़र ही भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन ऑफ़र ही उसमें कंडीशंस डाले हैं। कंडीशंस है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। मतलब एक्सेप्टेंस देकर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला है ना? हाँ, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपने ऐड किए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शर्नमा। शर्नमा। हाँ। ओके, एक बार जोरदार तालियां शर्नमा के लिए। एकदम सही जवाब दिया है बेटा आपने, डरो मत, एकदम सही जवाब है। यहां पे अगर आप देखोगे आपका जो एक्सेप्टेंस है वो क्वालिफाइड है। क्या है? और हमारा पॉइंट क्या कहता है? एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और यहां पे एक्सेप्टेंस कैसा है? अरे बोलो ना, क्वालिफाइड। तो क्या ये एक्सेप्टेंस लीगली वैलिड है? अरे बोलो ना, ये एक्सेप्टेंस लीगली वैलिड नहीं है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इज दिस अ वैलिड एक्सेप्टेंस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। एंड व्हाई नो लिख दो, लिखो, क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज नॉट। अब देखो, दो नेगेटिव is going to make a positive. It is not unqualified. It is not unqualified. So this is not an अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। लॉ मेकर ने क्या कहा है? आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बट ये अनक्वालिफाइड नहीं है, ये अनक्वालिफाइड नहीं है, इसलिए आपका एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? और एक केस मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, आप सोचोगे और उसका जवाब मेरे को कल दोगे विथ रीजंस। ओके, विथ रीजंस आपको देना है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देना है। ओके, आर यू ऑल डन विद द राइटिंग पार्ट? ओके, द नेम ऑफ द केस लॉ इज यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल।
अब देखो इसमें क्या ट्रिक हुआ है. सुनो मेरी बात. ए द ऑफरर मेड एन ऑफर टू बी. ऑफर किस लिए था कि क्या आप मेरा घर 1 लाख में खरीदना चाहते हो. ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरा घर 1 लाख में खरीदना चाहते हो. ठीक है. अब बी कहता है आपका घर मैं खरीदना तो चाहता हूं, बट आई विल नॉट बाय इट फॉर 1 लाख. आई विल गिव यू ओनली 80,000 रुपीज फॉर द सेम. ये क्या हुआ? वेरी गुड. तो अब बी का रिप्लाई आया, आई वॉन्ट टू परचेज द हाउस बट आई विल नॉट पे 1 लाख रुपीज. आई विल ओनली गिव यू 80,000 रुपीज. इज दिस एन एक्सेप्टेंस? व्हाट इज इट? काउंटर ऑफर. वेरी गुड. अब देखो बी ने ये खत में रिप्लाई किया, उसके बाद ए ने हां भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला. कुछ समय तक ए ट्राइड टू सेल द हाउस टू अदर पीपल बट नोबडी वॉज विलिंग टू पे 1 लाख. इसलिए क्या हुआ, सुनो मेरी बात. देखो ये जो ऑफर किया था ना, इसको ना एक्सेप्टेंस मिला है, एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला है और रिजेक्ट भी नहीं किया गया है. बट अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ. कुछ समय बाद ए वापस से खत लिखता है बी को और कहता है ठीक है मैं अपना घर जो है वो 80,000 में बेचने को रेडी हूं. नाउ आई एम रेडी टू सेल माई हाउस फॉर 80,000 रुपीज. नाउ माई क्वेश्चन इज, will this thing result into a contract or not? तो अब आप सोचो हाँ है या ना है, और इसी सवाल का जवाब आप कल बताना विथ रीजन्स. जसं दिसतं तसं नसतं, सोच के बताना मुझे. ठीक है, आप जज साहब हो. ठीक है, चलो 1 मिनट में बता दो मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. कम ऑन गाइस. An agreement enforceable by, agreement is equal to dash plus dash, offer plus x. But क्या enforceability भी होना जरूरी है? जो ऑफर देता है उसको क्या कहते हैं? जिसको ऑफर दिया है उनको क्या कहते हैं? एक बार ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर दे, क्या ये प्रॉमिस बन जाता है? फिर जो भी आपने वादा किया है क्या उसको पूरा करना पड़ेगा? ऑफर शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. और क्या वही पर्सन ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है? तो अगर स्पेशल ऑफर है वो स्पेशल पर्सन, और अगर जनरल ऑफर है, कैन एनीवन फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज एक्सेप्ट द ऑफर? ओके, सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. टुमारो इज गोइंग टू बी एन ऑफ फॉर लॉ. ठीक है, मंडे हम लोग मिलने वाले हैं. और सर मंडे के दिन का टाइम टेबल आप बता दोगे क्या बच्चों को? हाँ, मंडे से क्या टाइम टेबल फॉलो होने वाला है, रेड्डी सर विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट इट. एंड एक्स्ट्रा जो मैं कह रही थी, मंडे या ट्यूसडे नए बैच के बच्चों को हम ले लेंगे. एक बार जोरदार तालियां रेड्डी सर के लिए. आ जाइए सर. ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है. मेरा 11:30 शायद टाइमिंग तो 11:30 लिखा है. पता नहीं मुझे, मैं वही इसको पूछ रही, तो ये बोला था 11:30 तक है, फिर रेड्डी सर का आज 11:45 है. गड़बड़ में आया 11:32 अंदर.